हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक एंथुर एजुकेशन। दोस्तों, आज हम जानेंगे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो ये पेरिस एग्रीमेंट है, ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए ये एक ट्रीटी है इंटरनेशनल तौर पर, और ये अपनाई गई थी 2015 में अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के अनुसार। मतलब कि इसके द्वारा ये 2015 में अपनाई गई थी। और ये इसका जो लक्ष्य है वो है क्लाइमेट चेंज को मतलब कि उससे लड़ना। ठीक है, और जो ग्लोबल वार्मिंग जिससे आज पूरी दुनिया मतलब कि जूझ रही है, उसको लिमिट में रखना, उसको कम करना। ठीक है, तो ये सब इसके लक्ष्य हैं। और ये होता है मतलब कि सभी जो दुनिया में जितने भी सारी कंट्रीज़ हैं, तो सभी ने मतलब कि सभी इसमें आते हैं और अपना अपना योगदान देते हैं। तो ये तो अब देखते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, ये पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है ये एक लीगल तरीके से ये बाइंडिंग है। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट। ठीक है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो ये लीगली बाइंडिंग है। सभी कंट्रीज, लगभग मतलब कि सभी कंट्रीज, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जो UN के मेंबर्स हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के, तो सभी पर ये मतलब लागू होता है। ग्रीन हाउस गैस, मतलब कि जो ग्रीन हाउस गैस का हम इमिशन कर रहे हैं, उसको उत्सर्जित कर रहे हैं, तो उसको कम करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, सभी कंट्रीज़ के द्वारा। और उसके प्रति मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके प्रति हमें उसको मतलब कि अडेप्ट करने की हमें क्षमता हम में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कार्य करता है। और इसको अपनाया गया था, मतलब अडॉप्ट किया गया था 12 दिसंबर 2015 को। और ये लागू किया गया कब से? 4 नवंबर सन 2016 से। ठीक है, एक साल बाद के बाद मतलब कि इसको लागू किया गया। और ये जो पेरिस एग्रीमेंट है ये कब बना था? COP21 के द्वारा। ठीक है, जो कि फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, ठीक है, मतलब कि जो पेरिस एग्रीमेंट था, तो तब ये बना था। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जब वहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 की मीटिंग वहाँ पर हो रही थी। ठीक है, तो इसके द्वारा ये बनाया गया था। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, कौन कौन से इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य हैं, तो इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज, यानी कि जो ग्लोबल टेम्परेचर आज बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कम करना। ठीक है, और जो ये ग्लोबल टेम्परेचर है इसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से मतलब कि कम करना। ठीक है, जैसे मतलब कि जब इंडस्ट्रीज नहीं हुए और नहीं हुआ करती थी, तो उस समय पर जितना भी टेम्परेचर रहा होगा, तो उससे मतलब कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड ही ये ऊपर होना चाहिए। ठीक है, एक सामान्य रूप से जो मतलब कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से ये बढ़ता हुआ मतलब होना चाहिए। उससे ज़्यादा मतलब कि इसकी रेट नहीं होनी चाहिए बढ़ने की टेम्परेचर की। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही एक्सपर्ट्स मतलब कि लगाए जाते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको मतलब कि लिमिट में रखना है। इस ही मतलब कि दर से इसको बढ़ते हुए रहना चाहिए। ठीक है, जो हमारी वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, खास तौर से जो आइलैंड नेशन है, ठीक है, द्वीपीय देश, जिनको मतलब कि जिनका डूबने का खतरा बहुत जल्दी है, तो उनके लिए सेफ है। ठीक है, अगर इसी गति से मतलब कि तापमान बढ़ता हुआ रहे, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो उनके लिए सेफ नहीं होगा। ठीक है, इन कंट्रीज़ के लिए जो आइलैंड नेशन है खास तौर पर। ठीक है अब दूसरा है स्ट्रेंथन क्लाइमेट अडेप्टेशन। जो क्लाइमेट अडेप्ट मतलब कि क्लाइमेट चेंज है उसके प्रति हमें मतलब किस प्रकार से अडेप्ट करना चाहिए खुद को। ठीक है, ताकि हम उससे लड़ सकें क्लाइमेट चेंज से। इम्प्रूव कंट्रीज, मतलब कि जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी इसमें कंट्रीज़ आती है मतलब पूरी दुनिया की कंट्रीज़, तो उनकी क्षमता को बढ़ाना, ताकि जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है उसको वो झेल सकें, उसको अडेप्ट कर सकें। ठीक है, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स जैसे फ्लड है, बाढ़, ड्रॉट, सूखा, हीट वेव, गर्म हवाएं। ठीक है, और जो सी लेवल में राइज हो रहा है, ठीक है, जो समंदर के जो स्तर हैं उसको मतलब कि उसमें जो लगातार वृद्धि हो रही है, तो उनसे मतलब कि लड़ना। ठीक है, देशों की इसको मतलब कि लड़ने की क्षमता को बढ़ाना, तो ये इसका लक्ष्य है।
अब फाइनेंशियल और सपोर्ट, यानी कि जो इस मतलब कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो भी मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो हो सकता है वो इन कंट्रीज़ को देना, ठीक है, जो गरीब कंट्रीज़ हैं इन तरीके से, ठीक है। और फाइनेंशियल जो फ्लो है मतलब कि जो फंडिंग है वो इन पर ज़्यादा करना, लो कार्बन और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट है, मतलब ऐसे डेवलपमेंट जिसमें मतलब कि उतना उत्सर्जन नहीं होता मतलब पॉल्यूशन का, ठीक है, तो उनको बढ़ावा देना है इसका लक्ष्य है, ठीक है, उन्हीं की तरफ पैसा लगाना। अब डेवलप्ड कंट्रीज मस्ट सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारी, ठीक है, जो डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली और कैपेसिटी उनकी बढ़ाई जाए, तो उसमें इनको सपोर्ट करना है, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो भी है, ठीक है, तो इनको सपोर्ट करना है इस चीज़ में। अब देखते हैं पेरिस क्लाइमेट के कुछ की फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से इसमें ये की फीचर्स है। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि NDCs इनको शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है, और इसमें जितने भी कंट्रीज आती हैं, ठीक है, 194 जितने भी इसमें UN में कंट्रीज आती हैं, ईच कंट्री सेट्स इट्स ओन क्लाइमेट एक्शन प्लान। इसमें जो हर कंट्री होती है तो वो खुद के मतलब कि क्लाइमेट एक्शन प्लान को सेट करती है, ठीक है, कि कैसे मतलब क्लाइमेट चेंज से लड़ा जाए, ठीक है। तो ये जो इमिशन रिडक्शन टारगेट है, जो पॉल्यूशन को कम करने वाले जो लक्ष्य रखे जाते हैं, तो हर कंट्री अपने अपने लक्ष्यों को निर्धारित करती है, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है NDCs, ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। NDCs मस्ट बी अपडेटेड एवरी 5 ईयर्स, यानी कि हर 5 साल में जो ये NDCs हैं, ठीक है, जो अपने लक्ष्य होते हैं तो इनको अपडेट करना पड़ता है, मतलब कि हर 5 साल बाद अपने कुछ नए लक्ष्य रखने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। जो इससे ये हो जाता है कि जो हर कंट्री है तो वो क्लाइमेट चेंज के प्रति मतलब इनसे निपटने के प्रति मतलब और ज़्यादा महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस हो जाती है, ठीक है। इसमें बॉटम अप अप्रोच रखी जाती है, जैसे कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है, ये भी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए एक वो हुआ था, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल एक बनाया गया था। तो इसके विपरीत क्योटो प्रोटोकॉल के विपरीत जो ये पेरिस एग्रीमेंट है, तो इसमें जो टारगेट्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, ठीक है, वो इसमें इम्पोज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में इनको मतलब कि थोपा नहीं जाता। जो भी मतलब कि पर्टिकुलर कंट्री अपने लक्ष्य बनाती हैं तो ऐसा नहीं कि उसने वो लक्ष्य करने ही करने हैं, ठीक है, जैसा कि क्योटो प्रोटोकॉल में होता है, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो टारगेट्स होते हैं उनको इम्पोज नहीं किया जाता किसी कंट्री पर, ठीक है। कंट्रीज डिसाइड टारगेट्स बेस्ड ऑन नेशनल कैपेसिटी, जो इसमें हर कोई जो पर्टिकुलर कंट्री होती है तो वो अपने नेशनल कैपेसिटी यानी कि अपने हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से अपने जो ये टारगेट्स हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, तो वो खुद से ही अपनाते हैं, ठीक है, खुद से ही डिसाइड करते हैं। तो ये है। अब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसमें ये होता है कि सभी का कॉमन मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज से लड़ना, लेकिन जिम्मेदारियां मतलब अलग अलग होती हैं इसमें, ठीक है। जैसे ऑल कंट्रीज सेट्स एक्ट्स, इसमें सभी कंट्रीज काम करती हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास इसमें बहुत बड़ी मतलब कि इनके पास बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री मतलब इतिहास में बहुत ज़्यादा इमिशन किया है, तभी तो वो आज डेवलप्ड है, ठीक है। तो उनके पास जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास, ठीक है। और नंबर 4 पर है ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। इसमें ऐसा होता है कि जो मतलब कि कंट्रीज़ जो होती हैं इसमें बहुत जो भी है मतलब कि पूरी दुनिया की कंट्रीज़, ठीक है, अपना अपना योगदान जो क्लाइमेट चेंज में दे रही है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए दे रही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब कि जितना भी उन्होंने इमिशन किया है पर साल के हिसाब से, ठीक है, इमिशन किया और जो प्रोग्रेस इसमें किया, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट इनको देनी होती है, ठीक है, हर 5 साल में, ठीक है, हर 5 साल में इसकी रिपोर्ट देनी होती है कि कितना उन्होंने प्रदूषण किया और कितना उन्होंने प्रोग्रेस किया। तो ये है। और रेगुलर ग्लोबल रिव्यू,
कॉल्ड, जिसको कहा जाता है ग्लोबल स्टॉक टेक, ग्लोबल स्टॉक टेक, ठीक है, जो कि हर 5 साल में होता है, ठीक है। तो इसको रिव्यू किया जाता है, ठीक है। लॉस एंड डैमेजेस, इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो नुकसान वगैरह होते हैं, ठीक है, इसमें पहचान मिलती है किनको, जो क्लाइमेट रिलेटेड लॉसेस हैं, ठीक है, जो वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं जैसे कि आइलैंड नेशन, इनको जो भी नुकसान मतलब कि इससे होता है, क्लाइमेट चेंज से होता है, तो उसको एक पहचान देना और आगे उनकी मदद करना, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर टेक्नोलॉजिकली जो भी हो, ठीक है, तो उनकी मदद करना, ये है। अब देखते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें इंडिया कहाँ पर है, ठीक है। तो इंडिया के बारे में जान लेते हैं एक बार, इंडिया का क्या योगदान है पेरिस एग्रीमेंट के तहत। तो इंडिया एक सिग्नेटरी है इसका, पेरिस एग्रीमेंट का, ठीक है, और एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, ठीक है, एक सक्रिय मतलब कि पार्टिसिपेंट वो करने वाला है, ठीक है। और इंडिया के भी बहुत सारे इसमें कमिटमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, तो इसमें जितना भी मतलब कि जीडीपी हमें मतलब कि पर साल के हिसाब से होता है, जीडीपी मतलब कि हमारी है, ठीक है, तो उसमें जो भी इमिशंस हम करते हैं तो उसको 45% तक, ठीक है, कम करना 2030 तक, ठीक है, 45% तक उसको कम करना जीडीपी में, जितना भी मतलब कि उत्सर्जन के थ्रू मतलब कि जो भी पॉल्यूशन के द्वारा जो जितने भी मतलब कि जीडीपी हमारी बनी है, ठीक है, तो उसमें 45% तक उसको कम करना 2030 तक, ठीक है। तो ये लक्ष्य हमारा रखा हुआ है। अचीव 50% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस बाय 2030, यानी कि 2030 तक हम जो भी मतलब कि नॉन फ्यूसिल फ्यूल है, ठीक है, तो उनसे जो भी मतलब कि नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब कि जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, ये पवन ऊर्जा हो गई, सोलर सेल हो गए, ठीक है, सोलर ऊर्जा हो गई, सोलर एनर्जी, तो उनसे ही हम मतलब कि अपनी कैपेसिटी को मतलब कि 50% तक बढ़ाएंगे, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है, ठीक है, तो इनसे ही हम 50% तक ऊर्जा वो कर रहे होंगे, ठीक है, 2030 तक मतलब कि इनसे ही 50% तक हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है, उसमें कोई भी जो फॉसिल फ्यूल है जिससे कि प्रदूषण होता है तो वो नहीं होगा, 50% तक हम कम उसको कर पाएंगे। और ये भी लक्ष्य है लास्ट में 2070 यानी कि 2070 तक नेट जीरो इमिशन भारत के द्वारा किया जाएगा, मतलब कि प्रदूषण फ्री, बिल्कुल मतलब कि कोई भी प्रदूषण हमारी तरफ से नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो। तो ये हमारे लक्ष्य रखे हुए हैं इसमें पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है। और अब देखते हैं कि जो ये पेरिस एग्रीमेंट है तो ये लीगली बाइंडिंग है सभी कंट्रीज़ पे या नहीं, ठीक है, मतलब कि हर कंट्री को ये करना ही पड़ता है इसमें या नहीं, जो भी उनके लक्ष्य रखे हुए हैं। तो इसमें ये है कि जो प्रोसेस है जैसे कि रिपोर्टिंग करना, अपडेटिंग करना, ठीक है, एनडीसीज की, जो हमने मतलब कि जो ये लक्ष्य रखे हुए हैं इनको मतलब कि इनकी रिपोर्ट देना, ठीक है, यूएन में, ये तो लीगली बाइंडिंग है सभी कंट्रीज़ के लिए, ठीक है, इनकी रिपोर्ट हर 5 साल में यूएन में देना, ठीक है, तो ये तो है। लेकिन जो भी हम टारगेट्स सेट कर रहे हैं, एमिशन टारगेट्स जो सेट कर रहे हैं, तो इनको मतलब कि इनका ये नहीं है लीगली इनफोर्सिबल, यानी कि लीगली वो बाइंडिंग नहीं है। जैसे हमने कोई टारगेट सेट किया तो ऐसा नहीं है कि वो करना ही करना है, ऐसा मतलब कि लीगली बाइंडिंग नहीं है, करना तो है बट ऐसा नहीं कि करना ही करना है, ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट क्लाइमेट ट्रीटी है जिसमें ऑलमोस्ट यानी कि लगभग सभी कंट्रीज इसमें शामिल हैं, ठीक है, और सभी के द्वारा ही इसमें क्लाइमेट चेंज से हम मतलब कि सभी के सहायता से हम लड़ सकते हैं, तो ये इसमें होता है, ठीक है, सभी कंट्रीज साथ में आ जाती हैं। अब ये फोकस करता है बोथ मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज के जो इफ़ेक्ट हैं उसको कम करना, उनके मतलब कि मिटिगेशन कम करना और उनके प्रति मतलब कि लड़ने की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, अडेप्टेशन, तो ये दोनों पर फोकस करता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। एनकरेजेस लॉन्ग टर्म ट्रांजिशन टू क्लीन एनर्जी,
यानी कि जो हमारी क्लीन एनर्जी की तरफ जो हमारा रुख है, ठीक है, जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो ये है। और प्रोटेक्ट्स वनरेबल नेशंस, जो हमारी जो आइलैंड नेशन हैं जिन पर मतलब कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका बहुत ज़्यादा मतलब असर पड़ने वाला है, तो उनकी रक्षा करता है, उन कंट्रीज़ की। और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, तो उनकी रक्षा करता है। तो ये है, क्योंकि फ्यूचर में और ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होने वाला है अगर हमने सही टाइम पर सही कदम ना लिए तो ये है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक में।